नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि कोई भी जो रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती हैं उसको हम संतुलित क्यों करते हैं, कि रासायनिक अभिक्रियाओं को हम संतुलित क्यों करते हैं। तो इसके लिए एक नियम है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है कि रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती हैं उसमें द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। और एक नीचे लाइन लिखी हुई है, मतलब न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। मास को रासायनिक अभिक्रियाओं में न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही हम नष्ट कर सकते हैं। ये लाइन थोड़ी नीचे वाले से और समझ में आएगी अच्छे से। नीचे ये जो लाइन लिखी हुई है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो अभिक्रिया के पहले जितने अभिकारक होते हैं, अभिक्रिया के पहले मतलब जितने परमाणु अभिक्रिया के पहले यानी अभिकारक में होते हैं, उतने ही अभिक्रिया के बाद उत्पाद में भी होने चाहिए। जैसे इस लाइन का मतलब क्या होता है वो देखते हैं। ये जो यहाँ पर रिएक्शन एरो है, इससे पहले वाली जो स्थिति है वो है अभिक्रिया के पहले की स्थिति। अभिक्रिया के पहले की स्थिति है, यानी ये वाली जो स्थिति है इसको बोलते हैं अभिकारक वाली साइड होगी। ये होगी अभिकारक वाली साइड। ये वाली जो है वो अभिक्रिया के बाद की स्थिति है। अभिक्रिया के बाद की स्थिति है, यानी जो ये वाली साइड है वो हो गई उत्पाद वाली साइड। तो यहाँ पर बोला है कि परमाणुओं की संख्या अभिक्रिया के पहले जितनी होती है उतनी ही अभिक्रिया के बाद भी होनी चाहिए। यानी अभिकारक वाली साइड जितने परमाणु हैं उतने ही उत्पाद वाली साइड भी होनी चाहिए। तब क्या होता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम फॉलो होता है। अब यहाँ पर एक अभिक्रिया दे रखी है, यहाँ पर एक अभिक्रिया दे रखी है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने रिएक्शन करने के बाद में मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया। इस एरो के पहले वाली जो स्थिति है वो अभिक्रिया के पहले की स्थिति है, इसको अभिकारक भी कहते हैं। इस एरो के बाद की जो स्थिति है उसको अभिक्रिया के बाद की स्थिति या उत्पाद भी बोलते हैं। तो मैं अभिक्रिया के पहले परमाणुओं की संख्या काउंट करता हूँ। तो यहाँ पर परमाणुओं की संख्या देखते हैं। जैसे मैग्नीशियम यहाँ पर कितने हैं, एक मैग्नीशियम का परमाणु है, यहाँ पर ऑक्सीजन के नीचे 2 लिखा हुआ है O2। इसका मतलब कितने परमाणु हैं ऑक्सीजन के, 2 ऑक्सीजन के परमाणु हैं। अब दोनों को ऐड करने के बाद में 3 टोटल परमाणु अभिक्रिया के पहले यानी अभिकारक वाली साइड 3 टोटल परमाणु हैं। अब मैं इस एरो के राइट हैंड साइड में जा रहा हूँ, ये राइट हैंड साइड होगी, अभिक्रिया के बाद की स्थिति होगी या उत्पाद वाली साइड। यहाँ पर परमाणुओं की संख्या कितनी है, एक मैग्नीशियम का परमाणु, एक ऑक्सीजन का परमाणु, दोनों को ऐड करने पर कितने टोटल परमाणु हो गए, 2 टोटल परमाणु हो गए। उत्पाद वाली साइड 2 टोटल परमाणु हो गए। यहाँ 3 टोटल परमाणु हैं, यहाँ 2 टोटल परमाणु हैं, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। यानी यहाँ एक परमाणु की क्या हो गई, राइट हैंड साइड में एक परमाणु की कमी हो गई। यानी यहाँ द्रव्यमान संरक्षण का नियम का जो पालन है वो नहीं हो रहा है। यानी द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है ना उसका पालन नहीं हो रहा है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन यहाँ पर नहीं हो रहा है, क्योंकि मास की कमी आ रही है। यानी एक परमाणु कम है, इसका मतलब द्रव्यमान है उसकी कमी हो रही है। तो यहाँ द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है वो पालन नहीं कर रहा है। जब दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है तो उस अभिक्रिया को हम असंतुलित अभिक्रिया कह देते हैं, असंतुलित अभिक्रिया कहते हैं। इस असंतुलित अभिक्रिया को हम ये एक असंतुलित अभिक्रिया है
इसका नीचे एक संतुलित अभिक्रिया के रूप में, मतलब इसको बैलेंस करके लिखा गया है। इस असंतुलित अभिक्रिया को नीचे बैलेंस फॉर्म में लिखा गया है, वो देखते हैं। जैसे ये एक संतुलित अभिक्रिया है, हमने यहाँ पर 2 का गुणांक यूज करके इस अभिक्रिया को संतुलित कर दिया है। यहाँ पर तो हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम को समझने के लिए आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहे हैं, बाद में आपको और डिटेल में ये समझ में आएगा कि अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं। आगे के वीडियो में हम इसे अच्छी तरह से समझाते हैं। एक बार ये ध्यान में रखो कि यहाँ पर 2 का गुणांक यूज हुआ है इस अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए। तो अब मैं परमाणुओं की संख्या देखता हूँ। ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड हो गई, यानी अभिक्रिया के पहले वाली साइड हो गई। ये हो गई अभिक्रिया के बाद वाली साइड। तो मैं अभिक्रिया के पहले वाली साइड परमाणुओं की संख्या काउंट करता हूँ। यहाँ 2 मैग्नीशियम के परमाणु हैं, 2 ऑक्सीजन के परमाणु हैं। दोनों को ऐड करने पर टोटल परमाणुओं की संख्या देखो, 4 टोटल परमाणु हैं। ये किस साइड में है? अभिकारक वाली साइड में है, और ये बाईं तरफ है तो इसको बोल देते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड परमाणुओं की संख्या 4 है, अभिकारक वाली साइड परमाणुओं की संख्या 4 है, तो 4 टोटल परमाणु हैं लेफ्ट हैंड साइड में। ऐसे ही मैं अभिक्रिया के बाद वाली साइड देखता हूँ। यहाँ 2 मैग्नीशियम के परमाणु हैं, क्योंकि 2 का गुणांक मैग्नीशियम ऑक्साइड के बाहर लगा हुआ है, तो ये गुणांक दोनों की संख्या को काउंट करने के लिए यूज होगा। तो ये मैग्नीशियम की संख्या को काउंट भी किया जा रहा है, यहाँ ऑक्सीजन की संख्या भी काउंट की जा रही है इस गुणांक के थ्रू। ये गुणांक इस पर भी अप्लाई होगा, इस पर भी अप्लाई होगा। तो यहाँ 2 मैग्नीशियम हैं और 2 ऑक्सीजन के परमाणु हैं। 2 मैग्नीशियम के परमाणु हैं, 2 ऑक्सीजन के परमाणु हैं। दोनों को ऐड करने पर 4 टोटल परमाणु आएंगे। उत्पाद वाली साइड को मैं राइट हैंड साइड भी कह सकते हैं, क्योंकि ये दाईं तरफ है। अब यहाँ पर परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर है, अभिक्रिया के पहले भी बराबर है, अभिक्रिया के बाद भी बराबर है। यानी अभिकारक वाली साइड परमाणुओं की संख्या 4 है, उत्पाद वाली साइड भी परमाणुओं की संख्या 4 है। दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर है। इसका मतलब यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम फॉलो होगा। यहाँ द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, उसका पालन होगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? अभिक्रिया के पहले जितने परमाणु भाग लेते हैं उतने ही परमाणु अभिक्रिया के बाद भी होने चाहिए, क्योंकि हम मास को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं। यहाँ दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर होने के कारण मास है वो संरक्षित रह जाता है। इसलिए इसको हम एक संतुलित अभिक्रिया भी कह देते हैं। तो संतुलित अभिक्रिया और असंतुलित अभिक्रिया का पता चलता है परमाणुओं की संख्या काउंट करके। यानी परमाणुओं की संख्या यदि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाए तब हम कह देते हैं कि वो संतुलित अभिक्रिया है। यदि बराबर नहीं आए तो कह देते हैं असंतुलित अभिक्रिया है। इस वीडियो में हम आगे बेसिक्स डिस्कस करेंगे। 10 मिनट का जो लेक्चर है, आगे के 10-12 मिनट है वो बेसिक्स होगा, तो उसको आप डिटेल में देखना ताकि इक्वेशन बैलेंस कर पाओ। इक्वेशन बैलेंस कर पाओ अच्छी तरीके से। आगे के 10 मिनट इस वाले पोर्शन में देखेंगे कि किसी अणु है, उसके अंदर परमाणुओं की संख्या कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम कैसे पता करते हैं कि कोई अणु रहेगा उसके अंदर परमाणुओं की संख्या कैसे पता करें। जैसे इसमें पहला ही एग्जाम्पल है O2 अणु दे रखा है। अणु का मतलब क्या होता है? एक से ज़्यादा एटम हो,
जैसे ऑक्सीजन 2 लगा रखा है नीचे, इसका मतलब 2 ऑक्सीजन के परमाणु इस सिंगल अणु के अंदर हैं। तो ये O2 अणु है, उसके अंदर 2 ऑक्सीजन परमाणु हैं। जैसे ये 2 नीचे लगाने का मतलब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन दोनों मिलके O2 का फॉर्मेशन हुआ है। तो O2 अणु है, उसके अंदर टोटल परमाणुओं की संख्या कितनी है? 2 ऑक्सीजन के परमाणु उसमें प्रेजेंट हैं। अब यदि मैं इसके आगे 2 गुणांक लगा दूं, O2 के जस्ट आगे 2 गुणांक लगा दूं, इसका मतलब क्या होता है इसमें देखते हैं। जैसे 2 तो गुणांक आ गया, ये मल्टीप्लाई होगा अंदर की साइड में, ये अंदर वाली साइड। तो इस अंदर वाली साइड को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो जब O2 को मैं जब ओपन करूँगा तो इस O2 के अंदर 2 ऑक्सीजन परमाणु हैं। जब इस O2 को मैं ओपन करूँगा तो इसके अंदर 2 ऑक्सीजन परमाणु हैं। तो 2 ऑक्सीजन परमाणु है और वो बाहर 2 का गुणांक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई होके कितने हो जाएंगे ऑक्सीजन के परमाणु? 4 ऑक्सीजन के परमाणु हो जाएंगे। तो यहाँ पर टोटल ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या हो गई 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया 4 से। नेक्स्ट एग्जांपल में यहाँ पर 2 का गुणांक है, लेकिन यहाँ पर गुणांक मैंने ले लिया 4, तो 4O2 लगा दिया। 4O2 अणु है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4 से, और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा? अब O2 है तो कितने ऑक्सीजन है इस O2 सिंगल O2 के अंदर? 2 ऑक्सीजन परमाणु हैं, और ये इसके बाहर गुणांक कितना है? 4 का है। तो ये दोनों 4 है, वो इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितने ऑक्सीजन के परमाणु हो गए? 8 ऑक्सीजन के परमाणु हो गए। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था 2 से, तो 4 ऑक्सीजन के परमाणु हो गए। भाई O2 के अंदर तो 2 ऑक्सीजन के परमाणु ऑलरेडी पहले से ही है, ये तो फिक्स ही रहेगा। ऑक्सीजन O2 है, उसके अंदर 2 ऑक्सीजन के परमाणु है, 2 ऑक्सीजन के परमाणु है। यहाँ गुणांक चेंज हो गया, यहाँ 2 का गुणांक है, यहाँ 4 का गुणांक है, तो यहाँ 8 ऑक्सीजन परमाणु हो गए। अब मैं 4th एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, मैं ऑक्सीजन के आगे गुणांक ले रहा हूँ 3/2। 3/2 O2 अणु है। जब 3/2 O2 अणु हो तो मुझे पता है कि O2 अणु के अंदर तो 2 ऑक्सीजन के परमाणु होते ही हैं, तो मैं 3/2 लिख दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, और O2 का मुझे पता है कि 2 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, तो ये तो पता ही है, और मल्टीप्लाई तो करना ही है गुणांक से। तो 3/2 लिख दिया मैंने, और 2 ऑक्सीजन के परमाणु लिख दिए। अब आप देखो, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया? 3 बच गया। तो 3 ऑक्सीजन के परमाणु इसमें आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है? 3/2 गुणांक लिख देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, और ब्रैकेट बंद करके 2 ऑक्सीजन के परमाणु लिख देने हैं। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 3 ऑक्सीजन के परमाणु आ जाएंगे। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 5H2O अणु है, ये H2 अणु है, इसको मैंने 5 कर दिया। अब मैं इस H2O को मैं ओपन करूँगा। इस H2O को जब मैं ओपन करूँगा तो मुझे पता है कि इसके अंदर हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। मुझे पता है कि इसके अंदर 2 हाइड्रोजन और 1 क्या है? ऑक्सीजन है। तो इस तरह 5 गुणांक हो गया और H2O अणु हो गया। तो मैं 5 गुणांक लिख दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक ब्रैकेट लगा दूंगा, और मैं ब्रैकेट लगा के इस H2O अणु को ओपन कर रहा हूँ। तो ये H2O अणु ओपन हुआ, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के परमाणु हो गए, क्योंकि H2O के गुणांक के नीचे कितना है? 2 लगा हुआ है, तो 2 हाइड्रोजन परमाणु हो गए। और ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं लिखा हो तो एक गुणांक मान लेना आप। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के कितना हो गया? 1 ऑक्सीजन परमाणु हो गया। 2 हाइड्रोजन परमाणु, 1 ऑक्सीजन परमाणु, बाहर 5 का गुणांक लगा हुआ है। अब ये 5 का गुणांक दोनों साइड गुणा होगा, हाइड्रोजन वाली साइड भी गुणा होगा और ऑक्सीजन से भी गुणा होगा। तो जब हाइड्रोजन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे या गुणा करेंगे तो 10 हाइड्रोजन के परमाणु बनेंगे। तो 5 इंटू क्या हो गया? 10 हो गया। तो 10 हाइड्रोजन के परमाणु होंगे, और 5 इंटू 1 5 ऑक्सीजन के परमाणु होंगे। तो यदि हम डायरेक्ट करें तो यहाँ पर देखना 5 इंटू 2 तो कितने हो गए? 10 हो गए हाइड्रोजन। यहाँ पर 1 मान लेना, कुछ न पता हो तो, कुछ नहीं लिखा हो तो 1 मान लेना। तो यहाँ पर 1 होता है, तो 5 इंटू 1 5 ऑक्सीजन हो गए। 5 इंटू 1 5 हो गया, 10 हाइड्रोजन हो गए, 5 ऑक्सीजन हो गए। यही लिखा हुआ है, 2 हाइड्रोजन है तो अंदर मल्टीप्लाई कर देना, तो 10 हाइड्रोजन परमाणु हो गए। 5 इंटू 1 1 ऑक्सीजन परमाणु हो गए, तो 5 ऑक्सीजन परमाणु हो गया। यहाँ पर अंदर 1 है, बाहर 5 है, तो 5 ऑक्सीजन परमाणु हो गए।
तो एक सिंपल सा है कि अणुओं के अंदर परमाणुओं की संख्या को हम कैसे पता करें। अब यहाँ पर दो टर्म हैं, एक है परमाणु, एक है अणु। तो परमाणु क्या होते हैं और अणु क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। जो परमाणु होते हैं वो केवल एक ही कण होता है, ये केवल एक ही कण होता है। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में देखें तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हुए हैं कुछ, जैसे कि Fe हो गया, Mg हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये केवल एक ही कण है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, परमाणु हो गए। तो परमाणु में आ जाएगा केवल एक ही कण से बना होता है, जैसे Fe आ गया, Mg आ गया और ऑक्सीजन आ गया। और अणु क्या होते हैं, अणु जो होते हैं वो दो या फिर दो से ज़्यादा ये परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। जैसे एक परमाणु, जैसे इस सिंगल मैग्नीशियम को बोलते हैं परमाणु, सिंगल ऑक्सीजन को बोलते हैं परमाणु। तो ये एक सिंगल मैग्नीशियम, एक सिंगल ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, अणु का फॉर्मेशन करते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि दो हो या दो से ज़्यादा हो परमाणु, वो मिलकर बनते हैं क्या, अणु। तो दो या दो से अधिक परमाणु मिलते हैं और अणु का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ कितने, दो से ज़्यादा परमाणु मिलकर क्या बना रहे हैं, अणु बना रहे हैं। ये अणु है, किसका है, ग्लूकोज का है। ये ग्लूकोज का अणु है। तो एटम और मॉलिक्यूल का डिफरेंस आ गया यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं हम कि किसी अणु के अंदर परमाणुओं की संख्या कैसे पता करें। ये हमने पहले भी थोड़ा सा देखा है और यहाँ पर और एग्जांपल लेते हैं 3-4। तो यहाँ पर जो पहला एग्जांपल है वो है ग्लूकोज का। ग्लूकोज एक अणु है, इसके अंदर कितने कार्बन हैं, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले तो आप इस मॉलिक्यूल को देखो, कार्बन के जस्ट नीचे लिखे हुए हैं 6, हाइड्रोजन के जस्ट नीचे लिखे हुए हैं 6, 12, हाइड्रोजन के नीचे लिखा हुआ है 12, ऑक्सीजन के नीचे लिखे हुए हैं 6। तो यहाँ पर कार्बन की संख्या होगी 6, हाइड्रोजन की संख्या होगी 12, ऑक्सीजन की संख्या होगी 6। यानी कार्बन की संख्या कितनी होगी, 6, हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, 12, ऑक्सीजन की संख्या होगी 6। तो ग्लूकोज अणु के अंदर टोटल जो हम काउंट करेंगे तो 24 आएगा, यानी 24 कुल परमाणुओं की संख्या आएगी। अब ऐसे ही देखेंगे हम ZnSO4 अणु में। तो ZnSO4 जो अणु है उसके अंदर जो जिंक की संख्या है वो है 1, सल्फ़र की संख्या है वो कितनी है, 1, और ऑक्सीजन है वो कितना, 4, और टोटल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल संख्या आ जाएगी 6। ऐसे ही हम नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं CaOH का होल ट्वाइस। अब इसके अंदर जो ब्रैकेट है उसके बाहर 2 लगा हुआ है और बाहर कैल्शियम लगा हुआ है। तो कैल्शियम की संख्या तो सीधी सीधी 1 ही आ जाएगी, क्योंकि 1 ही कैल्शियम है यहाँ पर। अब ब्रैकेट लगा हुआ है और उसके बाहर 2 लगा हुआ है, इसका मतलब ये 2 अंदर की तरफ मल्टीप्लाई होगा, दोनों से, ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई होगा और हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई होगा तो कितने ऑक्सीजन बना दिया, 2 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन अंदर की तरफ मल्टीप्लाई होगा, कितने हाइड्रोजन हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए। तो यहाँ पर आप देखो कैल्शियम की संख्या, परमाणुओं की संख्या 1 हो गई, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 2 हो गई, हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2 हो गई और टोटल आ गई 5। अब नेक्स्ट एग्जांपल Al2SO4 का होल थ्राइस। Al2SO4 का होल थ्राइस, यहाँ पर देखो एल्यूमिनियम की संख्या कितनी आ गई, 2 आ गई। एल्यूमिनियम की संख्या 2 लिखा हुआ है ना नीचे, तो 2 एल्यूमिनियम आ गए। अब पूरा ब्रैकेट लगा हुआ है और इसके अंदर लगा, बाहर लगा हुआ है 3। अब इसके अंदर SO4 है और ब्रैकेट लगा के बाहर 3 लगा हुआ है। तो ये 3 है वो सल्फ़र के लिए भी होगा और ऑक्सीजन के लिए भी होगा। तो यहाँ पर अंदर की तरफ सल्फ़र की तरफ जाएगा 3, तो 3 सल्फ़र हो जाएगा, क्योंकि सल्फ़र अंदर 1 ही है और बाहर 3 है, मल्टीप्लाई होगा तो 3 सल्फ़र हो गया। अब अंदर की साइड में इस ब्रैकेट के अंदर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4 है, क्योंकि नीचे 4 लगा हुआ है। तो यहाँ नीचे लगा हुआ 4, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा 4, तो 12 ऑक्सीजन होंगे। तो यहाँ पर देख लो एल्यूमिनियम 2 है, सल्फ़र 3 है, ऑक्सीजन 12 है। ऑक्सीजन 12 कैसे हुई, क्योंकि यहाँ पर 4 है, ब्रैकेट के बाहर 3 है, अंदर गया ये 3, मल्टीप्लाई हुआ तो टोटल हो गए 12। तो जब सारों को काउंट करेंगे इस तीनों को तब टोटल संख्या आ जाएगी 17। अब जैसे बाहर 2 MgO हैं, यहाँ पर बाहर मैग्नीशियम ऑक्साइड के बाहर 2 का गुणांक लगा हुआ है।
तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं, तो इस अणु के अंदर हम पढ़ेंगे कि ये 2 है वो मैग्नीशियम के लिए भी लागू होगा और ऑक्सीजन के लिए भी होगा। मतलब दोनों को रीड कैसे करें, 2 मैग्नीशियम होंगे, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन होंगे, तो ये 2 का गुणांक दोनों के लिए अप्लाई होगा। तो यहाँ पर 2 मैग्नीशियम परमाणु प्रेजेंट है और 2 ही ऑक्सीजन परमाणु प्रेजेंट है। अब हम यहाँ पर इक्वेशन देखेंगे, अनबैलेंस इक्वेशन है, असंतुलित जो अभिक्रियाएं हैं उसको कैसे हम संतुलित करते हैं वो अब हम पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या फॉर्मेशन करेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया। यहाँ पर ये एक असंतुलित अभिक्रिया दे रखी है, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया। यहाँ एक असंतुलित अभिक्रिया है। अब ये असंतुलित अभिक्रिया कैसे पता चला, इस अभिक्रिया के लेफ्ट हैंड साइड, जो ये साइड होती हैं वो लेफ्ट हैंड साइड होती हैं और ये जो साइड होती है वो राइट हैंड साइड होती है। तो यहाँ पर परमाणुओं की संख्या वो बराबर नहीं है, यहाँ पर परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है, तो ये एक असंतुलित अभिक्रिया होगी। अब इस असंतुलित अभिक्रिया को मुझे संतुलित करना है, तो संतुलित करने के लिए हम एक नीचे अलग से रिएक्शन बना रखी है। अब आप देखो यहाँ पर मैग्नीशियम, यहाँ पर देखो मैग्नीशियम है वो 1 है, यहाँ पर भी मैग्नीशियम 1 है। तो मैग्नीशियम से तो मैं कंपैरिजन रिएक्शन का नहीं कर पा रहा हूँ, दोनों जगह एक ही है। लेकिन यहाँ देखो ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ 1 ही ऑक्सीजन है, मतलब 1 ऑक्सीजन यहाँ कम है। तो यहाँ भी मुझे 2 ऑक्सीजन करने पड़ेंगे। तो यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 ही ऑक्सीजन है, इसका मतलब मैं इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो इसको देखते हैं थोड़ा डिटेल में। तो आप देखो यहाँ पर, यहाँ कितने ऑक्सीजन दे रखे हैं, 2 ऑक्सीजन है। यहाँ देखना यहाँ कितने ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है। मुझे क्या करना है, इसको 2 ऑक्सीजन के बराबर करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, 2 से क्या कर दूँगा, मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो इसको मैं क्या कर दूँगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, गुणा कर दूँगा 2 से। तो 2 से गुणा करने पर कितने ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हो गए। अब 2 से गुणा करने पर यहाँ पर कितने ऑक्सीजन हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए। लेकिन यहाँ पर आप ये भी तो देखो कि 2 से गुणा करने पर ऑक्सीजन तो 2 हो गए, लेकिन मैग्नीशियम भी कितने हो गए, 2 मैग्नीशियम हो गए। ये भी तो देखो मैग्नीशियम कितने हो गए, 2 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर मैग्नीशियम भी 2 हो गए। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देखूँगा, ये RHS हो गया। तो मैं जाऊँगा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो आप यहाँ देखो कितने मैग्नीशियम है, यहाँ कितने मैग्नीशियम है, 1 मैग्नीशियम है। यहाँ कितने मैग्नीशियम, 2 मैग्नीशियम है। तो ये बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ पर भी कितने मैग्नीशियम हो गए, 2 मैग्नीशियम हो गए। तो ये कितने मैग्नीशियम हो गए, 2 मैग्नीशियम। यहाँ भी 2 मैग्नीशियम हो गए, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो अब लेफ्ट हैंड साइड में टोटल परमाणुओं की संख्या, लेफ्ट हैंड साइड में टोटल परमाणुओं की संख्या और राइट हैंड साइड में टोटल परमाणुओं की संख्या, कुल परमाणुओं की संख्या आपस में क्या है, बराबर है। जब आपस में बराबर होती हैं तो ये जो अभिक्रिया है वो संतुलित अभिक्रिया होती है। ये जो अभिक्रिया है वो संतुलित अभिक्रिया है। ये अभिक्रिया संतुलित अभिक्रिया है। तो आप देख लो यहाँ पर, पहले मैंने देखा ऑक्सीजन को, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ कितने ऑक्सीजन थे, पहले 1 ही ऑक्सीजन था, लेकिन 2 से मैं मल्टीप्लाई करते ही, गुणांक 2 लगाते ही यहाँ पर मैग्नीशियम भी कितने हो गए, 2 हो गए। जब मैग्नीशियम भी 2 हो गए तो यहाँ पर भी मैग्नीशियम पहले 1 था, तो इसको भी मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में टोटल परमाणुओं की संख्या बराबर है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। तो जिंक सल्फेट बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। तो आप ये देखो कि जिंक है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, इधर हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में होगी। तो आप इस रिएक्शन में हम बैलेंस करना देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जिंक कितने हैं। ये है मेरी लेफ़्ट हैंड साइड, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं राइट हैंड साइड। तो लेफ़्ट हैंड साइड में जिंक कितने हैं, एक जिंक है। अब मैं जाता हूँ इस साइड में देखता हूँ जिंक, इस साइड में भी जिंक कितने हैं, एक जिंक है। इस साइड में मैं देखता हूँ हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। मैं राइट हैंड साइड की तरफ जाकर के हाइड्रोजन की संख्या देखता हूँ तो यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है। आप आओ लेफ्ट हैंड साइड में, अब देखो आप सल्फ़र को, सल्फ़र देखो कितने सल्फ़र है, 1 सल्फ़र है। इधर सल्फ़र देखो, इधर भी 1 ही सल्फ़र है। आप फिर ऑक्सीजन देखो, मैं लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन की संख्या देखता हूँ तो 4 ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन के नीचे 4 लिखा हुआ है ना, यहाँ हाइड्रोजन के नीचे 2 लिखा हुआ है तो 2 हाइड्रोजन हो गए। सल्फ़र के नीचे 1 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ नहीं हो तो मान लेना है, तो सल्फ़र 1 हो गया। ऑक्सीजन के नीचे 4 है तो ऑक्सीजन 4 हो गए। तो आप संख्या काउंट करो, जिंक 1 है, जिंक 1 है, इधर भी जिंक 1 है। मतलब मैं लेफ़्ट हैंड साइड के परमाणुओं की संख्या और राइट हैंड साइड के परमाणुओं की संख्या का कंपैरिजन कर रहा हूँ कि दोनों साइड परमाणु सेम परमाणु भी बराबर होने चाहिए। जैसे इधर जिंक 1 है तो इधर भी जिंक 1 ही होना चाहिए। इधर हाइड्रोजन मतलब लेफ़्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन 2 है तो राइट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन 2 ही होने चाहिए। यदि लेफ़्ट हैंड साइड सल्फ़र 1 सल्फ़र है तो राइट हैंड साइड भी सल्फ़र परमाणुओं की संख्या 1 ही होनी चाहिए। यदि लेफ़्ट हैंड साइड हाइड्रोजन ऑक्सीजन की संख्या 4 दे रखी है तो इधर भी ऑक्सीजन कितने होंगे, 4 ही होंगे। तो ये भी बराबर है। तो ये अभिक्रिया पहले से ही संतुलित है, हमको अब इस अभिक्रिया को संतुलित करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बैलेंस्ड अभिक्रिया है, संतुलित अभिक्रिया है, ये पहले से ही संतुलन में है अभिक्रिया। तो ये एक संतुलित अभिक्रिया पहले से ही है। अब हम आगे के एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे कि हम आगे के एग्जाम्पल हैं वो एल्यूमिनियम है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ऐसे नेक्स्ट एग्जाम्पल हैं जैसे आयरन है, वो पानी से रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाएगा, ये हम देखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, Al2O3 का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है, ये लेफ़्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो लेफ़्ट हैंड साइड में एल्यूमिनियम की संख्या है वो 1 है। आप देखो एल्यूमिनियम की संख्या यहाँ कितनी है, 1 ही एल्यूमिनियम है। आप इस साइड में जाओगे तो यहाँ एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम है। तो मुझे एल्यूमिनियम की संख्या को बराबर करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितने एल्यूमिनियम हो जाएंगे यहाँ पर। फिर यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो एल्यूमिनियम यहाँ भी 2 हो गए, इसका मतलब 2 एल्यूमिनियम इधर भी है, 2 एल्यूमिनियम इधर भी है। तो एल्यूमिनियम के परमाणुओं की संख्या दोनों साइड बराबर हो गई। इसका मतलब मुझे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो दोनों साइड परमाणुओं की संख्या बराबर आ जाएगी। तो इस साइड भी 2 एल्यूमिनियम है, यहाँ पर भी 2 एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम अब बराबर हो गए। फिर देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम हो गए, ठीक हो गया। यहाँ पर कितने एल्यूमिनियम हो गए, यहाँ पर भी 2 एल्यूमिनियम है, ये भी सही है, दोनों तरफ 2 एल्यूमिनियम बराबर हो गए। फिर नेक्स्ट में जाता हूँ मैं, कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर। तो यहाँ पर है 3 ऑक्सीजन, राइट हैंड साइड में 3 ऑक्सीजन है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन की संख्या है वो 2 है। यानी कि आप देखो
इस साइड में 2 ऑक्सीजन है, इस साइड में 3 ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन की संख्या है वो यहाँ पर बराबर नहीं है। आप देखो ऑक्सीजन की संख्या बराबर थोड़ी है, यहाँ 3 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है। तो मुझे ऑक्सीजन की संख्या को बराबर करने के लिए इसको जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको गुणा करना पड़ेगा। मेरे को इस साइड गुणा करना 3/2 से गुणा करना पड़ेगा। यानी मैं इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में जो ऑक्सीजन है उसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 3/2। जब मैं 3/2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर भी कितने ऑक्सीजन आ जाएंगे, 3 ऑक्सीजन आ जाएंगे। वो देखते हैं थोड़ा सा करके। यहाँ पर जैसे 3/2 और O2 है उसके अंदर 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ 2 से 2 कट गया। तो इस साइड कितने ऑक्सीजन आ गए, 3 ऑक्सीजन आ गए। यहाँ पर भी कितने ऑक्सीजन है, 3 ही ऑक्सीजन है। तो मतलब दोनों साइड ऑक्सीजन की संख्या कितनी होगी, बराबर होगी। यहाँ 3 ऑक्सीजन 2 एल्यूमिनियम, इधर 2 एल्यूमिनियम, इधर 3 ऑक्सीजन, मतलब बैलेंस हो गई ये रिएक्शन। मतलब 3/2 से मल्टीप्लाई करते ही ये क्या बन गई, एक संतुलित अभिक्रिया बन गई। ये बन गई एक संतुलित अभिक्रिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल में चलते हैं। तो यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है आयरन की रिएक्शन, आयरन है वो वाटर से रिएक्ट कर रहा है। तो क्या बनेगा, आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन, यानी Fe की H2 से रिएक्शन करवाने पर Fe3O4 प्लस H2 का फॉर्मेशन होगा। तो इस रिएक्शन को देखते हैं कि ये रिएक्शन संतुलित है या नहीं है। तो ये एक अनबैलेंस यानी कि असंतुलित अभिक्रिया है, इसको हम संतुलित करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आयरन की संख्या को काउंट करता हूँ। जैसे आप देखो यहाँ पर कितने आयरन है, यहाँ पर है 1 आयरन, यहाँ पर 1 आयरन है, 1 Fe है। तो इस साइड कितने Fe है, इस साइड 3 Fe है। तो इस साइड 3 Fe है, इस साइड 1 ही Fe है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से। तो मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 से मल्टीप्लाई करते ये भी 3 Fe हो गया, ये भी 3 Fe हो गया। तो फिर लिख देते हैं यहाँ पर कितने Fe कितने हैं, 1 Fe है। यहाँ पर कितने Fe हो गए, यहाँ 3 Fe हो गए। तो मेरे को आयरन की संख्या को बैलेंस करना है, तो इसके लिए मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। जब 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 से मल्टीप्लाई फिर ये हो जाएगा। तो यहाँ 3 आयरन आ जाएंगे। तो यहाँ भी 3 आयरन है, यहाँ भी 3 आयरन है। फिर ये हो गया बैलेंस। आयरन की संख्या Fe की संख्या यहाँ हो गई बैलेंस। फिर देखते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की संख्या। तो हम यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या देखते हैं पहले। तो यहाँ कितने ऑक्सीजन है, 1 ही ऑक्सीजन है। यहाँ देखो इस Fe3O4, इसमें देखो आप Fe3O4 में ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4 ऑक्सीजन है। कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। इधर कितने ऑक्सीजन है, 1 ही ऑक्सीजन है। इधर 4 ऑक्सीजन है। तो क्या ये बराबर है ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या? यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है, तो इसलिए मुझे इसको बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ 1 ही ऑक्सीजन है, यहाँ 4 ऑक्सीजन है। तो इसको मुझे बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर भी कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे, 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो फिर ये भी 4 ऑक्सीजन, ये भी 4 ऑक्सीजन, ये दोनों क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। इसका मतलब मुझे यहाँ 4 का मल्टीप्लाई गुणांक लगाना चाहिए। तो यहाँ से मैं 4 का गुणांक लगा दिया। तो यहाँ इसको मैं क्या करूँगा, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो 4 से मल्टीप्लाई करते ही कितने ऑक्सीजन हो गए, 4 ऑक्सीजन हो गए। अब यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई इस ऑक्सीजन के लिए अप्लाई होता है और इस हाइड्रोजन के लिए भी अप्लाई होता है। तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या आपको पता होनी चाहिए कितनी हो गई। अब आप देखो ये जो 4 है वो इस हाइड्रोजन के 2 हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि H2 है, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन है।
तो 4 इंटू 2 8 हाइड्रोजन हो गए। तो लेफ्ट हैंड साइड में कितने हाइड्रोजन हो गए? 8 हाइड्रोजन। इधर कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन की संख्या भी अब बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पर भी बैलेंस करनी पड़ेगी। तो मैं फिर लिख देता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा कि यहाँ हाइड्रोजन कितने हाइड्रोजन है? 8 हाइड्रोजन है। फिर मैं यहाँ पर भी एरो बना के लिख देता हूँ, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या को मेरे को बैलेंस करना है राइट हैंड साइड में। ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन की संख्या को बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए कि ये जो राइट हैंड साइड में 2 हाइड्रोजन की जगह कितने हाइड्रोजन बन जाए? 8 हाइड्रोजन बन जाए। तो मैं इस साइड को यदि 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 इंटू 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर बन जाएंगे 8 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर 8 हाइड्रोजन बनने से ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो मेरे को यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, सॉरी 8 से नहीं 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगा इसको। 4 से मल्टीप्लाई करते ही ये कितने हाइड्रोजन बन गए? 8 हाइड्रोजन बन गए। तो आप देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये साइड है वो राइट हैंड साइड है। यहाँ दोनों जगह परमाणुओं की संख्या बराबर है। इसका मतलब ये अभिक्रिया है वो संतुलित अभिक्रिया है। ये एक संतुलित अभिक्रिया है, मतलब ये जो रिएक्शन लिख रखी है यहाँ पर जो रिएक्शन लिख रखी है ये एक संतुलित अभिक्रिया है। तो ये एक संतुलित अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है 5th एग्जाम्पल। ये देखते हैं जैसे कि बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट आपस में रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएंगे। तो BaCl2 और Al2SO4 यानी बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट BaSO4 बेरियम सल्फेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। तो ये एक मेरे को अभिक्रिया दे रखी है। इस अभिक्रिया में हम देखेंगे कि ये बैलेंस है या नहीं है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि बेरियम, यहाँ पर बेरियम 1 है, यहाँ भी बेरियम 1 है, तो बेरियम से नहीं पता चल रहा है। फिर जाएंगे हम एल्यूमिनियम की तरफ, तो हम एल्यूमिनियम की तरफ जाएंगे। इधर देखेंगे एल्यूमिनियम और इधर एल्यूमिनियम देखेंगे। आप देखना कि इधर एल्यूमिनियम कितने हैं? एल्यूमिनियम के नीचे में 2 लिखा हुआ है, एल्यूमिनियम के नीचे 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब मैं समझूंगा कि यहाँ पर कितने एल्यूमिनियम है? 2 एल्यूमिनियम है। अब मैं जाऊँगा राइट हैंड साइड की तरफ। यहाँ एल्यूमिनियम कितने हैं? 1 एल्यूमिनियम है। तो मैं इसकी साइड एक बार लिख देता हूँ कि कौन सी साइड क्या है। ये हो गई लेफ़्ट हैंड साइड, यानी कि हमारे बाएं हाथ की तरफ वाली साइड। ये होगी राइट हैंड साइड, हमारे दाएं हाथ की तरफ वाली साइड। तो यहाँ पर आप देखो कितने एल्यूमिनियम है? 2 एल्यूमिनियम है। यहाँ कितने एल्यूमिनियम है? 1 एल्यूमिनियम है। तो इधर कितना? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये 2 एल्यूमिनियम और इधर भी 2 एल्यूमिनियम हो जाएंगे। थोड़ा सा लिख के देख लेते हैं। जैसे यहाँ कितने एल्यूमिनियम है? 2 एल्यूमिनियम है। यहाँ कितने एल्यूमिनियम है? 1 एल्यूमिनियम है। क्या बराबर है? क्या नहीं है बराबर? तो ये बराबर नहीं है, तो इसको मैं क्या करूँगा? 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो इधर मेरे को 2 लिखना पड़ेगा। जब मैं इधर 2 लिख दूँगा तो इधर मैं 2 लिख दूँगा तो ये भी 2 एल्यूमिनियम है, ये भी 2 एल्यूमिनियम है। तो एल्यूमिनियम तो बराबर हो गए। लेकिन यहाँ पर अब यहाँ पर 2 लिखने के कारण क्लोरीन की संख्या देखो आप। अब आप 2 है वो और इधर 3 क्लोरीन है। 3 क्लोरीन 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितने क्लोरीन होंगे? इस साइड में 6 क्लोरीन आ जाएंगे। फिर इधर 6 क्लोरीन है और इधर कितने क्लोरीन है? इधर तो 2 ही क्लोरीन है। अब देखो ना, इधर 6 क्लोरीन है, इधर 2 ही क्लोरीन है। अब क्लोरीन बैलेंस नहीं है, तो क्लोरीन बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? क्लोरीन इधर देखो, मैं राइट हैंड साइड की तरफ देख रहा हूँ। एक बार इस साइड में देखो, राइट हैंड साइड में हम क्लोरीन इधर 3 इंटू 2, तो यहाँ पर 6 क्लोरीन हो गया।
अब मैं जा रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। इधर देखो आप, इधर कितने क्लोरीन है, इधर 2 ही क्लोरीन है, इधर 6 क्लोरीन है। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। यदि मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगा पूरे को, क्योंकि मल्टीप्लाई पूरे से ही करना पड़ता है, ये पूरा क्योंकि मॉलिक्यूल है, तो बाहर लगेगा गुणांक 3। तो ये अंदर की तरफ क्लोरीन के चला जाएगा और ये बेरियम के लिए भी अप्लाई होगा, तो दोनों के लिए अप्लाई होता है ये। तो इसके कारण कितने हो गए, 6 क्लोरीन आ गए। इधर भी 6 क्लोरीन है, फिर इधर भी 6 क्लोरीन है, मतलब 3 का गुणांक लगाने से ये बैलेंस हो गया क्लोरीन। लेकिन यहाँ पर अब बेरियम कितने आ गए, यहाँ पर बेरियम कितने आ गए, 3 बेरियम आ गए। यहाँ पर 3 बेरियम आ गए। अब देखो यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर तो एक ही बेरियम है, यहाँ पर एक ही बेरियम है राइट हैंड साइड की तरफ। तो आप देखो 3 से मल्टीप्लाई करने से बेरियम की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। लेकिन यहाँ पर बेरियम कितना है, एक ही बेरियम है। तो ये फिर बेरियम के कारण अनबैलेंस हो गई अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया को बेरियम के कारण अनबैलेंस न रहे, इसके लिए हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई करते ही ये क्या हो गया, 3 बेरियम हो गया। तो इधर भी 3 बेरियम, इधर भी 3 बेरियम। अब हम और संख्या देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम है और इस रिएक्शन में 3 सल्फ़र हैं, ये अंदर की तरफ जाएगा ना, और ये भी इससे मल्टीप्लाई होगा। तो सल्फ़र इस ब्रैकेट के अंदर सल्फ़र एक ही है, तो ब्रैकेट के अंदर सल्फ़र एक ही है, तो 3 सल्फ़र हो गया और 12 हो गया ऑक्सीजन। यहाँ पर भी देख लेता हूँ मैं, क्योंकि इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तभी तो 3 बेरियम होंगे। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 हो गए बेरियम। अब अंदर गया, ये 3 इस सल्फ़र के लिए भी अप्लाई होगा और ये इस ऑक्सीजन के लिए भी अप्लाई होगा, मतलब ये गुणांक दोनों के लिए मान्य होगा। ये तो यहाँ पर 3 हो गए सल्फ़र और 12 हो गए ऑक्सीजन। अब सब संख्या काउंट कर लो आप। 6 क्लोरीन है, 6 क्लोरीन है, 2 एल्यूमिनियम है, 2 एल्यूमिनियम है। आप देखना, देखते जाना, 6 क्लोरीन, 6 क्लोरीन, 2 एल्यूमिनियम, 2 एल्यूमिनियम, 3 बेरियम, 3 बेरियम, 3 सल्फ़र, 3 सल्फ़र, 12 ऑक्सीजन, 12 ऑक्सीजन। तो ये अभिक्रिया क्या है, संतुलित अभिक्रिया हो गई। अब ये अभिक्रिया क्या है, संतुलित है। तो ये एक संतुलित अभिक्रिया बन गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। जैसे हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, दोनों ने रिएक्शन करके क्या बनाया, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया। अब जैसे इसको हम देखते हैं कि कैसे ये बैलेंस होगी। जैसे आप सबसे पहले देखो हाइड्रोजन को, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हैं। अब देखना यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हैं, यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन है, यहाँ पर तो 2 हाइड्रोजन है, इधर तो एक ही हाइड्रोजन है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं ब्रैकेट लगा के इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जब इधर 2 लगाएगा तो पूरे पर 2 लगेगा इधर, तो 2 लगते ही कितने हाइड्रोजन हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए। तो हाइड्रोजन 2 होते ही क्लोरीन भी कितने हो गए, 2 क्लोरीन हो गए। तो यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, 2 क्लोरीन है, और यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, यहाँ पर भी 2 क्लोरीन है। तो ये अभिक्रिया क्या हो गई, अब संतुलित हो गई। ये संतुलित अभिक्रिया हो गई। और इसके आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में परमाणुओं की संख्या देख लेते हैं। तो परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, इधर परमाणुओं की संख्या कितनी है, 4 है, और इधर परमाणु संख्या कितनी है, 4 है। तो दोनों तरफ 4 4 हैं, इसका मतलब ये संतुलित अभिक्रिया है। यहाँ पर हमें अब नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है लेड नाइट्रेट की। जो लेड नाइट्रेट है वो ब्रेक होगा लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में। ये हो गया लेड ऑक्साइड, लेड डाइऑक्साइड। तो इधर देखेंगे
PbNO3 का होल ट्वाइस, ये होता है लेड नाइट्रेट। लेड ऑक्साइड हो गया PbO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन का O2 होता ही है। तो इस अभिक्रिया को हम बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस कैसे करते हैं आप देखना कि इधर Pb कितने हैं, इधर एक Pb है यानी लेड है, इधर कितने लेड है, एक लेड है, तो इधर भी 1 Pb इधर भी 1 Pb, तो ये तो दोनों तरफ बराबर ही हैं। नाइट्रोजन से हम देखेंगे इस रिएक्शन को, इधर देखो नाइट्रोजन के नीचे ब्रैकेट में 2 लगा हुआ है, इसका मतलब इस साइड में कितने नाइट्रोजन है, इधर 2 नाइट्रोजन है, इधर कितने नाइट्रोजन है, इधर एक ही नाइट्रोजन है, इसका मतलब हम नाइट्रोजन को पहले बैलेंस करेंगे। तो ये देखते हैं हम, तो इधर देखते हैं हम कितने, एक हो गया Pb, इधर भी कितना Pb है, एक Pb है। नाइट्रोजन देखो ये ब्रैकेट के बाहर 2 लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये गुणांक दोनों के लिए होगा, तो यहाँ 2 नाइट्रोजन हो गए। इधर कितने नाइट्रोजन है, इधर एक ही नाइट्रोजन है। तो इस नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इधर 2 नाइट्रोजन है तो मैं यहाँ क्या लगा दूँ, 2 लगा दूँ। यहाँ 2 लगाते ही कितने हो गए, इस 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 हो गए नाइट्रोजन। तो ये 2 का गुणांक है वो दोनों के लिए मल्टीप्लाई होगा, नाइट्रोजन के लिए भी होगा और ऑक्सीजन के लिए भी होगा। अब आप इधर भी ऑक्सीजन काउंट कर लो, जो अपना लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये हो गया राइट हैंड साइड, ये पूरा राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ ऑक्सीजन हो गए 6 ऑक्सीजन हो गए। राइट हैंड साइड की तरफ ऑक्सीजन देखते हैं, राइट हैंड साइड की तरफ ऑक्सीजन कितने हैं, तो यहाँ पर 2 हैं, इधर भी 2 हैं, तो 4 ऑक्सीजन हो गया NO2 के अंदर, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है और खुद के अंदर 2 है ही, और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हो गया। इधर 6 ऑक्सीजन है, इधर 1 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, कितने हो गए दोनों को टोटल मिलाकर 5, और 5 2 7 हो गए। तो मेरे को रिएक्शन बैलेंस करने के लिए इस O2 के गुणांक में 1/2 लिख देना है फिर से, यानी इस O2 के गुणांक में क्या लिख देना है, 1/2 लिख देना है। यदि मैं 1/2 लिखूँगा तो यहाँ पर यदि मैं 1/2 इंटू 2 ऑक्सीजन करूँगा तो ये 2 से 2 कट जाएगा, कितना ऑक्सीजन आएगा, एक ही ऑक्सीजन आएगा। अब जोड़ दो सारे ऑक्सीजन को, तो 1 ऑक्सीजन प्लस 4 ऑक्सीजन प्लस 1 ऑक्सीजन, टोटल आ गए 6 ऑक्सीजन। तो इधर भी 6 ऑक्सीजन है, इधर भी 6 ऑक्सीजन है, तो मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करते ही 1/2, इधर 2 ऑक्सीजन है ही, अब इसको मल्टीप्लाई किया मैंने 1/2 से, तो ये 2 से 2 कट ही गया, तो कितने ऑक्सीजन आए, एक ही ऑक्सीजन आया, और 4 ऑक्सीजन NO2 के पास में है ही, और 1 ऑक्सीजन PbO में, तो 4 5 और 1 6 हो गए, तो ऑक्सीजन भी बराबर हैं। तो ये एक संतुलित अभिक्रिया हो गई। अब तो ये क्या हो गई, संतुलित अभिक्रिया। एक बार फिर से देखते हैं इसको, इसमें देखो Pb है वो पहले से बराबर है, एक Pb पहले से बराबर है। नाइट्रोजन ये ब्रैकेट के बाहर 2 लगा हुआ है, इसका मतलब ये कितने नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है। इधर पहले से कितना था, NO2, एक ही नाइट्रोजन था, तो एक नाइट्रोजन था, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो इधर मतलब ये 2 पूरा ब्रैकेट इसके बाहर लगेगा 2, NO2 के बाहर 2 लगेगा, तो ये नाइट्रोजन के लिए भी है 2 और ये ऑक्सीजन के लिए भी गुणांक है 2। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का गुणांक बाहर 2 है, तो खुद के अंदर 2 ऑक्सीजन है ही, तो 4 ऑक्सीजन हो गए। इधर ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन है, तो टोटल यहाँ पर 7 ऑक्सीजन हो रहे हैं, 2 4 और 2, तो 7 तो चाहिए नहीं है मेरे को, 6 ऑक्सीजन है इस साइड में, तो इसके लिए मेरे को 1/2 गुणांक मैंने यहाँ पर लगाया है। 1/2 गुणांक लगाते ही 2 से 2 कैंसिल हो ही गया, तो यहाँ से 1 ऑक्सीजन आ गया, यहाँ 4 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 ऑक्सीजन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पोटेशियम क्लोरेट, वो ब्रेक हो रहा है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में। तो ये एक एग्जाम्पल दे रखा है,
KClO3 KCl प्लस O2 में ब्रेक हो रहा है। तो हम इस अभिक्रिया को बैलेंस करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि पोटेशियम को बैलेंस करते हैं। सबसे पहले इधर एक पोटेशियम है और इधर देखो इधर भी एक पोटेशियम है, तो 1K, ये भी 1K है, इधर भी 1K है, यानी एक पोटेशियम बैलेंस है। क्लोरीन देखो इसके अंदर कितने क्लोरीन है, एक क्लोरीन है। इसके अंदर कितने क्लोरीन है, एक क्लोरीन है, तो क्लोरीन भी बैलेंस है। बैलेंस क्या नहीं है, O3, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, इधर देखो 2 ऑक्सीजन है, तो बैलेंस करना पड़ेगा हमें ऑक्सीजन को। तो यहाँ पर लिए देखते हैं इसको कैसे बैलेंस करें। तो इसके अंदर देखते हैं कि एक पोटेशियम है, इधर देखते हैं एक पोटेशियम है, बैलेंस है, टिक लगाते जा रहे हैं। इधर एक क्लोरीन है, इधर कितने क्लोरीन है, इधर भी एक क्लोरीन है, तो टिक लगाते जा रहे हैं। इधर 3 ऑक्सीजन है, फिर इधर देखो ये हो गया अपना लेफ्ट हैंड साइड में 3 ऑक्सीजन है। फिर जा रहे हैं हम राइट हैंड साइड की तरफ, इधर 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन है, इधर 3 ऑक्सीजन है। तो मेरे को क्या करना चाहिए कि इधर 3 ऑक्सीजन बन जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको मैं 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो यहाँ मैं 3/2 लिख दूँ यदि, तो क्या हो जाएगा 3/2, तो 3/2 2 ऑक्सीजन, 2 से 2 ब्रेक हो गया। यहाँ कितने ऑक्सीजन आ गए, यहाँ 3 ऑक्सीजन आ गया, क्योंकि 2 से 2 हो गया कैंसिल। तो यहाँ भी 3 ऑक्सीजन है, यहाँ भी 3 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर मैं 3/2 से मल्टीप्लाई करने पर ये अंदाज़ा लग जाता है, क्योंकि 2 है तो नीचे मैं 3/2 लिखूँ तो 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पर 3 ऑक्सीजन बच जाएगा। फिर ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस अभिक्रिया हो गई है। ये एक संतुलित अभिक्रिया है, ये है संतुलित अभिक्रिया।